गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पाठ 14 विराम चिन्ह नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। विराम का मतलब होता है बच्चों रुकना या ठहरना। आज देखते हैं भावों और विचारों को भली भांति स्पष्ट करने हेतु वाक्य में या फिर वाक्य के बाद ठहराव लाने के लिए जिन चिन्हों का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं विराम चिन्ह। बच्चों, हम सभी जब कोई ना कोई काम करते हैं तो थोड़ा बहुत काम के बीच में रुकना यह हमारी प्रकृति है। ठीक उसी प्रकार से एक लेखक जब अपने काव्य की रचना करता है तो वो जो है उसको सरल और सुबोध बनाने के लिए बीच बीच में रुकता अवश्य है। तो इसी रुकने को हम कहते हैं विराम चिन्ह, जिससे कि उस लेखक के भाव एवं विचार पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं। आइए देखते बच्चों विराम चिन्ह। बच्चों यहाँ पे देखिए पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का बच्चों चिन्ह है यहाँ पे, ये आपका पूर्ण विराम का ये चिन्ह है। ठीक है, यानी कि जब हम अपने किसी कथन को पूर्ण करते हैं तो वहाँ पे हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं, यानी कि जब हम पूरी तरह से अपने कथन को समाप्त करते हैं, पूरी तरह से जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे जो है ये हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, यहाँ पे देखिए मेरा कथन समाप्त हो गया तो यहाँ पे मैंने पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया। ठीक, दूसरा बच्चों अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह बच्चों ये है। ठीक है, ऐसे इस अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। इसको देखिए कैसे प्रयोग करते हैं। बाढ़ आई, घर बार डूब गए, सामान्य जनजीवन नष्ट हो गया। बच्चों, अर्धविराम का प्रयोग हम लोग जब भी दो वाक्य यानी कि जो संयुक्त वाक्य रहता है या उसमें हम लोग उपवाक्य को अलग करने के लिए वहाँ पे जो है हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। यह जो है पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम होता है और अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए जब हम रुकते हैं, यानी कि पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय के लिए और अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा समय रुकने के लिए जहाँ पे हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं अर्ध विराम। ठीक है, तीसरा है अल्प विराम। अल्प विराम बच्चों यानी कि जब हम भी रुकते सुनते बहुत थोड़े समय के लिए जब कहीं पर रुकते हैं या तब किसी जब कोई चीज़ लिखते हैं तो लिखने से जब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो उसे हम कहते हैं अल्प विराम। अल्प मतलब बहुत ही कम मात्रा में रुकना। ठीक है, जैसे कि मैं तो स्वस्थ हूँ पर मेरा भाई अस्वस्थ है, तो मैं तो स्वस्थ हूँ यहाँ पे देखिए अल्प विराम लगेगा, पर मेरा भाई अस्वस्थ है, इसलिए बस बहुत कम समय के लिए रुकना है, जिसे हम कहते हैं अल्प विराम। ठीक है, यहाँ पे चौथा देखिए बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग को पता है, इसका देखिए इसका चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि जब भी कहीं आप किसी से कोई प्रश्न करते हैं जहाँ भी कहीं पे तो उसको हम कहते हैं, मतलब जब प्रश्न करने से के लिए जो हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे देखिए मोहन अचानक कहाँ गायब हो गया, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है तो इस तरह से बच्चों इसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखते बच्चों पांचवा विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी कि विस्मयवाचक चिन्ह। विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग हम हमेशा बच्चों विस्मयवाचक शब्दों के साथ या फिर संबोधन के बाद इसका प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे छी तुमसे ऐसे काम की उम्मीद न थी। यहाँ पे देखिए बच्चों विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ पे लगा, यहाँ पर हमने लगाया है छी तुमसे ऐसे काम की उम्मीद न थी, तो इस तरह से हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं पांचवा योजक या विभाजक चिन्ह। योजक या विभाजक चिन्ह बच्चों यहाँ पे हम तुलना वाले शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम पुनरुक्त वाले शब्द का भी प्रयोग करते हैं जहाँ पे हम वहाँ पे योजक चिन्ह लगाते हैं, और कहीं समानता लाने के लिए भी हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं जो समान होते हैं। जैसे माता पिता, देखिए माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा है, यहाँ पे जैसे योजक चिन्ह है वह माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा है। तो इस तरह से माता पिता देवतुल्य होते हैं, यहाँ पे दोनों ही समान है, इसलिए जहाँ पे इस तरह के शब्द आते हैं वाक्य आते हैं तो वहाँ पे हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह बच्चों यहाँ पे योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, जहाँ पे हमें किसी चीज़ का निर्देश देना होता है या तो कहीं पे उदाहरण को पेश करना होता है, कुछ संवाद लिखना होता है, तो वहाँ पे हम जो है इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए उससे किसी से नहीं बनती, न पड़ोसियों से न रिश्तेदारों से, तो इस तरह से हम बच्चों यहाँ पे हम इस जो है बनती के आगे देखिए यहाँ पे हम लोग योजक चिन्ह का निर्देशक चिन्ह का यहाँ पे हम प्रयोग किए हैं। तो इस तरह से बच्चों इसको हम कहेंगे निर्देशक चिन्ह। आगे देखते बच्चों छठा उद्धरण चिन्ह।
उद्धरण चिन्ह बच्चों यानी कि जब हम किसी भी कथन को हूबहू पेश करते हैं, हूबहू लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह। जैसे आप देखिए, तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ पे देखिए ये उद्धरण चिन्ह का ये चिन्ह है और इसको यहाँ पे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार यानी कि हूबहू ये कथन जैसे तिलक ने कहा था उसको यहाँ पे प्रयोग किया गया है, लिखा गया है। तो इस तरह से इस चिन्ह को हम कहेंगे उद्धरण चिन्ह। ये दोहरा उद्धरण चिन्ह इसको हम कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। सातवां है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह यानी कि जब हमें किसी का वर्गीकरण करना होता है या किसी बात के बारे में बताना होता है तो उसे हम कहते हैं विवरण चिन्ह। जैसे यहाँ पे देखिए इसका चिन्ह है यहाँ पे, ये इसका विवरण चिन्ह है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम इस तरह से करते हैं कि संज्ञा के 3 भेद हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका विवरण किया जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे हम इस चिन्ह को प्रयोग करते हैं, ठीक। और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो है, पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा है, तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से हम इस संज्ञा के भेद का विवरण दे रहे हैं, यहाँ पे विवरण चिन्ह का हम प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। आइए बच्चों आगे देखते हैं कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह का बच्चों चिन्ह यहाँ पे ये है कोष्ठक चिन्ह जो है, इसका प्रयोग हम पाठ के अंतर्गत आने वाले कठिन शब्दों को के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए विश्वामित्र अब अपने आप से कहा, यहाँ पे देखिए विश्वामित्र कहा, किससे कहा? अपने आप से कहा। यहाँ पे जो है उस बात को स्पष्ट करने के लिए हमने यहाँ पे कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया है। आगे देखते बच्चों हंसपद या काकपद। हंसपद या काकपद बच्चों जब हम लिखते हैं शब्द में किसी बात को हम भूल जाते हैं, छूट जाता है, तो उसे वहाँ पे जो हम हंसपद या काकपद का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए प्रेमचंद की प्रसिद्धि फैल गई, प्रेमचंद की प्रसिद्धि फैल गई। यहाँ पे देखिए फैल गई जो है, यहाँ पे ये जो इसका हंसपद का चिन्ह है बच्चों, ये यहाँ पे देखिए हंसपद चिन्ह लगा करके हमने यहाँ पे लिखा विश्व। तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि प्रेमचंद की प्रसिद्धि विश्व भर में फैल गई। तो इस तरह से इसको वाक्य लिखेंगे। यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोगों ने जो है काकपद या हंसपद का प्रयोग करके उस छूटे हुए शब्द को हम लोग लिख करके उस वाक्य को पूरा करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह यानी कि संक्षेप करने के लिए किसी भी शब्द को हम प्रयोग करते हैं। जैसे आजकल डॉक्टर, तो देखिए डॉक्टर में यहाँ पे डा करके वहाँ पे ये लाघव चिन्ह छोटा है, यहाँ पे सरल छोटा सा, इस लाघव चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आजकल डॉक्टर साहब आ नहीं रहे हैं, यहाँ पे देखिए डॉक्टर का प्रयोग हम यहाँ पे लाघव चिन्ह का करके इस वाक्य को पूरा किए हैं। यहाँ पे लाघव मतलब होता है किसी भी बात को, किसी भी वाक्य को, किसी शब्द को संक्षेप करने की प्रक्रिया को हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो बच्चों आपका ये लेसन समाप्त हुआ, ठीक है। आपको यहाँ पे जितने भी चिन्ह आप लोगों के बुक में था, यहाँ पे 12 प्रकार के लाघव विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये सभी विराम चिन्हों को आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। पहले इसका 1 बाय 1 पहले विराम चिन्ह किसे कहते हैं आप इस तरह से कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद विराम चिन्ह के जितने विराम चिन्ह आप लोगों को बुक में दिए गए हैं उसको डाउन करके लिख लीजिएगा। उसके बाद हर विराम चिन्ह को उसकी परिभाषा के साथ मतलब डेफिनेशन लिखने के साथ साथ एक एक एग्जाम्पल अवश्य लिखिएगा अपने कॉपी में, और इस तरह से अपने पाठ को पूरा करेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।